साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। विश्व का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 42 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे 43वां अध्याय वन। नोट्स में दिया है, वन केवल प्राकृतिक संसाधन ही नहीं, बल्कि पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भूटान सरकार ने अपने देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कम से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान किया है। यानी उन्होंने संविधान बना रखा है कि कम से कम 60% क्षेत्र पर वन होना चाहिए। वर्ष 2022 में भूटान का लगभग 71.6% भूभाग वनों से आच्छादित था। विश्व बैंक के वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार जापान 68.4%, इंडोनेशिया 48% और भारत के 24.4% भूभाग पर, चीन 23.8%, विश्व में सर्वाधिक वन सूरीनाम में और कितना 94.5%। इसके बाद ग्वाना 93.5%, माइक्रोनेशिया के संघीराज 92.1%, गैवन 91.2%। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2020 में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले विश्व के 10 देश इस प्रकार हैं, नीचे लिस्ट दी है। ऊपर जो रिपोर्ट दी है ये वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग है, नीचे टेबल दी है ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देश, वन क्षेत्र और विश्व का क्षेत्रफल। इसमें अगर देखें, पहले नंबर पर इन्होंने दिया रूसी संघ 20%, ब्राजील 12%, ये विश्व के हैं, विश्व के 20%, रूस में, ब्राजील में 12%, कनाडा में 9%, यूएसए में 8%, और हमारे प्यारे भारत का नंबर है 10वां, मात्र 2%। यानी विश्व का 2% वन हमारे यहाँ। जलवायु कटिबंधों के आधार पर प्रमुख वन इस प्रकार से हैं: उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। इन वनों का विस्तार विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा के पास 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ अर्थात डोल्ड्रम वाले एरिया के आसपास। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाने से वर्ष भर होने वाली संवहनीय वर्षा के कारण सदाबहार वनों का व्यापक विस्तार पाया जाता है। क्यों? संवहनीय वर्षा होती है यहाँ, वही डोल्ड्रम वाला एरिया। ये वन विश्व के 3 बृहत्तम क्षेत्रों में विस्तृत हैं। पहला अमेजन बेसिन, इसके अंतर्गत ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, फ्रेंच गुयाना, गुयाना, सूरीनाम के क्षेत्र सम्मिलित हैं। दूसरा है कांगो बेसिन, इसके अंतर्गत कांगो गणतंत्र, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, गैबन, इक्वेटोरियल गिनी एवं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। तीसरा है दक्षिण पूर्व एशिया, इसके अंतर्गत इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एवं मेकांग नदी बेसिन के क्षेत्र शामिल हैं। अमेजन बेसिन के वर्षावन विश्व में सबसे बड़े एवं घने वन हैं, जो दक्षिण अमेरिका के कुल क्षेत्र के लगभग 60% को आवृत करते हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, 60% अमेजन बेसिन के वनों में ही। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षावन काट दिए जाएं तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाएंगे। इसका मुख्य कारण वर्षा वन की मृदा में पोषक तत्वों का अभाव होना। डोल्ड्रम वाला एरिया है, संवहनीय वर्षा होती है, वर्षा ज्यादा होने के कारण निक्षालन प्रक्रिया के कारण पोषक तत्व बह के चले जाते हैं। तो पोषक तत्वों का जब अभाव है तो यहाँ की मिट्टी जो है वो पूरी तरह से बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं है, इसलिए शीघ्रता से पुनर्योजित नहीं हो पाएंगे। सदाबहार वर्षा वनों में पादपों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी पादपों की सर्वाधिक प्रजातियां जो हैं वो इन्हीं वनों में पाई जाएंगी। इन वनों में कठोर लकड़ियों वाले वृक्ष जैसे रोजवुड, आवनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। डेलवर्जिया एक बड़ा समूह है जिसमें 100 से 600 जातियां होती हैं। एक छोटे से मध्यम आकार के पौधे एवं झाड़ियों के रूप में होते हैं। इस जाति के पौधे मुख्य रूप से उत्तरी व दक्षिणी
अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर और दक्षिण एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसकी महत्वपूर्ण जातियों में सीसम, जिसको कहते हैं रोजवुड, किंगवुड, ट्यूलिपवुड, मनीबुस आदि आते हैं। सीसम या रोजवुड को उसकी गुलाब सी महक के कारण रोजवुड कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, नेक्स्ट टाइप के ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, इन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। ये वन मुख्यतः भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन वनों में आर्द्र एवं शुष्क दो स्पष्ट ऋतुएं होती हैं। भारत तथा उसके निकटतम मानसूनी क्षेत्रों में वर्ष में 3 ऋतुएं होती हैं, जिस कारण इन वनों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल को संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां गिरा देते हैं। इस कारण जल को सुरक्षित रखने के लिए इन वनों में मुख्यतः साल, सागौन, नीम, शीशम जैसे पौधों की बहुलता होती है। इनके अलावा अन्य प्रकार के वृक्ष, झाड़ियां तथा घासें होती हैं। नेक्स्ट है शीतोष्ण सदाबहार वन, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। पूर्वी किनारे पर महाद्वीपों के, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ प्रायः एक ही जाति वाले वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है। चौड़ी पत्ती वाले कठोर लकड़ी, ओक, लॉरेल, मैग्नेलिया, यूकेलिप्टिस आदि के वन यहाँ प्रमुख हैं। भूमध्य सागरीय वन, मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारों पर शीतकालीन वर्षा प्रदेशों में ये वन पाए जाते हैं। ये अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण अमेरिका में चिली के मध्यवर्ती प्रशांत तट पर भी पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष कॉर्क, ओक, जैतून, आलू बुखारा, चेस्टनट, पाइन आदि हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश सिट्रस फलों के लिए प्रसिद्ध है। सिट्रस खट्टे, तो यहाँ वही चीजें, अंगूर, नींबू आदि खट्टे फलों की बात कर रहे हैं। शीतोष्ण कोणधारी वन, टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट। शीतोष्ण कोणधारी वन बायोम को ही टैगा वन बायोम भी कहा जाता है। ये 50 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में, उत्तर में टुंड्रा एवं दक्षिण भाग में पर्णपाती वनों के मध्य पाए जाते हैं। टॉप में टुंड्रा है, टुंड्रा के नीचे टैगा है और टैगा के नीचे पर्णपाती है। इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया में शीत महाद्वीप तथा उपध्रुवीय जलवायु प्रदेशों में पाया जाता है। विश्व में इन वनों का क्षेत्र कनाडा, यूरोप, एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलता है। शीतोष्ण कोणधारी शंकु वृक्षी वन विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित किए हुए हैं। इन वनों के प्रमुख वृक्ष चीड़, देवदार, फर, हेमलॉक, स्प्रूस हैं। भारत में इन वनों का विस्तार उच्च हिमालयी क्षेत्रों में है। वनों से हमें भवन निर्माण सामग्री प्राप्त होती है। वनों से लकड़ी एवं औषधियां प्राप्त होती हैं। FAO द्वारा जारी वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल ईयर बुक 2024 के अनुसार 2022 में 47,789 मिलियन टन उत्पादन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का शीर्षस्थ लुगदी उत्पादक है। लुगदी क्या है? ब्राजील, चीन, कनाडा, स्वीडन तथा फिनलैंड क्रमशः द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं 5वें और 6ठे स्थान पर है। FAO ने मुलायम लकड़ी को कॉनिफेरस के रूप में परिभाषित किया है। कॉनिफेरस एक पेड़ होता है। मुलायम लकड़ी मुख्यतः बाल्टिक क्षेत्र अर्थात स्कैंडिनेविया और रूस समेत उत्तरी अमेरिका एवं चीन में बहुतायत में होती है। वर्ष 2022 में भारत 2,98,970 क्यूबिक मीटर उत्पादन के साथ विश्व का शीर्षस्थ ईंधन काष्ठ उत्पादक देश है, जबकि चीन द्वितीय और ब्राजील तृतीय स्थान पर। अब आगे प्रश्न है, प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सेल्वा वनों की विशेषता है। सेल्वा, इन वनों की विशेषता चौड़ी पत्ती सदाबहार, चौड़ी पत्ती पतझड़, शंकुधारी सदाबहार, शंकुधारी पतझड़। तो ये चौड़ी पत्ती वाले और सदाबहार वृक्ष होते हैं।
ब्राजील में अमेजन नदी बेसिन में पाए जाने वाले वनों को सेल्वा या सेल्वास वन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये वन विषुवत ये क्षेत्र में स्थित है। यहाँ वर्ष भर अधिक तापमान, औसत से अधिक वर्षा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने के कारण घने व चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं यहाँ पर। दूसरा प्रश्न है, एक भौगोलिक क्षेत्र की जिसकी ऊंचाई 400 मीटर है, निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इधर महीने दिए हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक। औसत अधिकतम तापमान दे रखा है 28, 29, 30, 31 के बीच में है ये। न्यूनतम तापमान 20, 21 में है। और वर्षा एमएम में दे रखी है, बहुत कम है। मैक्सिमम मुझे दिखी 198 mm, यानी 19.8 सेंटीमीटर, यानी ये वर्षा विहीन क्षेत्र दिख रहा है मुझे। यदि इस भौगोलिक क्षेत्र में प्राकृतिक वन विद्यमान हो तो सर्वाधिक संभावना यह है कि किस प्रकार के होंगे? आर्द्र शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन। जब यहाँ बारिश ही नहीं है तो शंकु वृक्षी नहीं होंगे, ऊंचाई पर होते हैं। पर्वतीय उपोष्ण वन, यहाँ भी बारिश अच्छी खासी चाहिए उपोष्ण के लिए। शीतोष्ण वन, ये भी नहीं होंगे। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, हाँ उष्ण कटिबंधीय होगा, डी। उपर्युक्त विशेषता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्र की होती है। तापमान और वर्षा के वार्षिक आंकड़ों से स्पष्ट होता है। प्रश्न 3, विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? इनने कहा प्रतिशतता सर्वाधिक और क्या फैलाव की, तो ये है शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन, सर्वाधिक क्षेत्र पर फैले हैं। उपयुक्त में से शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित किए हुए हैं। शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन मुख्यतः उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं। उच्च अक्षांशों पर मतलब ध्रुवीय क्षेत्र से नीचे वाले एरिया में, यानी अक्षांशों के मामले में जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, वो 0 अक्षांश है, ध्रुव 90 है। तब इन्होंने कहा उच्च, तो 90 की तरफ वाले। अब बिल्कुल 90 पे तो नहीं है, लेकिन उससे नीचे, जैसे 60 डिग्री, 70, 80 उस साइड में। और ये वन पहाड़ों के ऊपरी हिस्से में, जैसे हमारे यहाँ हिमालय है तो हिमालय के उच्च स्थानों पर सबसे टॉप में तो बर्फ है, बर्फ के नीचे घास स्थल है, घास स्थल के नीचे जो है वहां यही पाए जाते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन? तो 70 कहाँ था? मालदीव, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। ये भूटान, जिसने मिनिमम 60 रखना जरूरी बोला। भूटान सरकार ने अपने देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कम से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान किया है, और 71.6% है यहाँ। प्रश्न 5, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, कनाडा में, फ्रांस में। सदाबहार वर्षा वन, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन कहाँ दिख रहा है? ब्राजील। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों का विस्तार विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा के पास 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य पाया जाता है, यानी डोलड्रम वाले एरिया में। ये बहुत घने बसे हुए हैं। ये वन विश्व के 3 बृहत्तम क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, और उसके बाद हमारा ये इंडोनेशिया वाला एरिया, जिसको इन्होंने कहा दक्षिण पूर्व एशिया। ये 3 क्षेत्र हैं इसके। तो अमेजन बेसिन में कौन कौन सी कंट्री हैं? देखो, ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, फ्रेंच गुयाना, गुयाना और सूरीनाम। कांगो बेसिन में कांगो गणतंत्र, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, गैवन, इक्वेटोरियल गिनी और कांगो गणतंत्र गणराज्य। और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और मेकांग नदी बेसिन के क्षेत्र शामिल। प्रश्न 6, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो डोलरम वाले एरिया में कौन से थे? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सदाबहार वन, ऑप्शन डी है। प्रश्न 7, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा घने जो हैं वो डोलरम वाले एरिया में ही है। कहाँ? विषुवत रेखा के पास। प्रश्न 8, निम्नांकित में कहाँ विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? ये वही डोलरम वाला क्षेत्र हुआ, कांगो घाटी, गंगा, हांगो, मरे डार्लिंग। तो वहां पर क्या? अमेजन, कांगो और दक्षिण पूर्व कांगो दिख गया, ऑप्शन ए। प्रश्न 9, टैगा वन की विशिष्टता है, तो सबसे टॉप में ध्रुव की तरफ था टुंड्रा, टुंड्रा के नीचे है टैगा। टैगा वन की विशेषता भूमध्य रेखीय वन नहीं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वन नहीं, उपोष्ण नहीं, समशीतोष्ण, हाँ समशीतोष्ण में जाएंगे। शीतोष्ण कोणधारी वन बायोम को ही टैगा वन बायोम भी कहा गया है। यह बायोम शीतोष्ण बायोमों का सबसे उत्तरी बायोम है, जिसे टैगा बायोम भी कहते हैं।
प्रश्न 10, विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं। सबसे बड़े और घने, मेन चीज घने, ये कहाँ है? विषुवत के आसपास, डोलड्रम वाले। अब कौन सा एरिया देखा? ब्राजील। अमेजन बेसिन के अंतर्गत ब्राजील के वर्षावन विश्व में सबसे बड़े एवं घने वन हैं। अमेजन बेसिन के वर्षावन दक्षिण अमेरिका के कुल क्षेत्र के 60% पर आबाद है। दक्षिण अमेरिका का 60%। प्रश्न 11, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? तो यहाँ भूटान तो दिया नहीं है, कौन सा आ जाएगा फिर? ऑप्शन डी, जापान। जापान में 68.4%, इंडोनेशिया 48, भारत 24 और चीन 23। प्रश्न 12, कोणधारी वन नहीं पाए जाते। अमेजोनिया, स्कैंडिनेविया, कनाडा, फिनलैंड। अब देखो, कोणधारी वन कहाँ होंगे? उच्च अक्षांशों पर या ऊंचे स्थानों पर, ऊंचाई पर, क्योंकि कोणधारी में कौन से आए? चीड़, देवदार, स्प्रू, वो वाले। तो ये इन्होंने ऑप्शन ए में कहा अमेजोनिया, यानी अमेजन से रिलेटेड। तो अमेजन में तो वो है डोल्ड्रम वाला एरिया, यही नहीं होंगे ये। स्कैंडिनेविया ये उधर हुआ, उत्तर साइड में। कनाडा, ये भी उत्तर में ही हुआ, अमेरिका के ऊपर। फिनलैंड, ये भी उत्तर में हुआ, तो ये सब ठंडे एरिया हैं, यहाँ होंगे। अमेजोनिया, ब्राजील कोणधारी वनों के अंतर्गत नहीं आता। अमेजोनिया में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। प्रश्न 13, शंकुधारी वन जहां मुख्यतः पाए जाते हैं वे हैं। शंकुधारी वही हुए कोणधारी, तो ये कहाँ होंगे? टॉप में ध्रुव और ध्रुव के नीचे। अच्छा, ध्रुव में कह रहा हूँ तो ध्रुव का मतलब 90 डिग्री नहीं, क्योंकि 90 के आसपास तो पूरा बर्फ है, वहां कुछ नहीं है। उसके नीचे थोड़े मोड़े घास फास के मैदान होंगे, लाइकेन वगैरह। उसके नीचे का जो एरिया है, मतलब जहां हमारी वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति का टॉप, वो हुआ शीतोष्ण क्षेत्र। शंकुधारी वन मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रश्न 14, अफ्रीका के निम्नांकित देशों में से किसमें सघन आर्द्र उदार वन है? अफ्रीका के, और कौन से सघन? उष्णार्द्र। आइवरी कोस्ट, केन्या, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका। तो ये है आइवरी कोस्ट में। प्रश्न देशों में आइवरी कोस्ट में सघन उष्ण आर्द्र वनों का विस्तार मिलता है। आइवरी कोस्ट गिनी की खाड़ी तट पर अवस्थित है। प्रश्न 15, कथन है कारण है। कथन में कहा, शीतोष्ण वनों के विपरीत यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का निवृक्षण किया जाए, अर्थात उन्हें काट के खत्म कर दिया जाए, तो उत्पादी कृषि स्थल निकलते हैं, ठीक है, जो कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना भी गहन कृषि का भरण पोषण कर सकते हैं। गलत, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में अत्यधिक वर्षा के कारण निच्छादन प्रक्रिया के कारण पोषक तत्व बह के चले जाते हैं और वहां की भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। कारण है, शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रधानता उत्पादकता बहुत अधिक है। तो हाँ, शीतोष्ण की ज्यादा है, यानी आर सही है। अर्थात ए गलत और आर सही, यानी ऑप्शन डी सही होना चाहिए इसका। डिटेल यहाँ देख लो। इन्होंने कहा, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के स्थान पर शीतोष्णकटिबंधीय वनों का निर्वचन किया जाए तो उत्पादी कृषि स्थल निकलते हैं। मध्य अक्षांशीय भागों में स्थित इन वनों का निर्वक्षीकरण कर कृषि फार्मों का तेजी से विकास किया जा रहा है। अतः कथन ये गलत है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रधान उत्पादकता अन्य सभी वनों से अधिक है। प्रश्न 16, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्जीवित नहीं हो जाता। क्यों? वर्षा वन की मृदा में पोषक तत्वों का अभाव। बिल्कुल सही बात, निच्छालन प्रक्रिया के कारण। डिटेल नीचे दे रखी है। नेक्स्ट प्रश्न 17, कथनों पर विचार करना है। कथन एक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर। गलत, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन होता है। हाँ, ये सही है, यानी पहला गलत दूसरा सही। पहला गलत और दूसरा सही, यानी इसका भी ऑप्शन डी होगा। पहला गलत दूसरा सही। डिटेल ये दिया। प्रश्न 18, सूची 1 सूची 2 मैचिंग मैचिंग करनी है। इधर इमारती लकड़ी, इधर देश। अब देखो, देवदार, डगलस फर, महोगनी, सागौन। म्यांमार, कनाडा, मैक्सिको, होंडुरास। इसमें कुछ समझ में आ रहा? यहाँ अगर आपको इन देशों की लोकेशन पता है, किस क्षेत्र में पड़ते हैं और ये वन किस क्षेत्र में होते हैं,
तो आप आसानी से मैच कर सकते हो। यहाँ सही उत्तर इन्होंने सी दिया हुआ है। डिटेल नीचे दी है। देवदार कनाडा में है, डगलस फर मैक्सिको में, महोगनी होंडुरास में, सागौन म्यांमार में। प्रश्न 19, यहाँ भी देखो मैचिंग मैचिंग है। एक साइड दी है वनस्पति और उस दूसरी तरफ दिए हैं उसके क्षेत्र। ए बी सी डी में दिए हैं वनों के प्रकार और 1 2 3 4 में दिए हैं वृक्ष। मानसूनी वन, विषुवत रेखीय वन, भूमध्य सागरीय वन, कोणधारी वन। इधर आलू बुखारा, पुलम, चीड़ फर, सागौन, साखू, महोगनी और रोजवुड। सही ऑप्शन इसका ए दिया है। मैचिंग नीचे दे रखी है। मानसूनी वन सागौन और साखू के वृक्ष, विषुवत रेखीय वन महोगनी और रोजवुड के, भूमध्य सागरीय वन आलू बुखारा, कोणधारी वन चीड़ और फर। 20वां प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? इस प्रश्न में इन्होंने देखो मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक पूछा है। यहाँ यूएसए दिया है, तो वर्तमान में तो यूएसए है, लेकिन प्रश्न 2001 का है, उस समय कौन था? कनाडा। इसलिए ऑप्शन डी सही है। प्रश्न काल के दौरान मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी के उत्पादन एवं निर्यात में कनाडा अग्रणी था। एफएओ द्वारा जारी वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल ईयरबुक 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में 47,789 मिलियन टन उत्पादन के साथ यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का शीर्षस्थ लुगदी उत्पादक है। तो अब अगर वर्तमान में आता है तो यूएसए। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक? ईंधन काष्ठ मतलब ईंधन की लकड़ी, तो ये हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट प्रश्न 22, डेलवर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? काजू, कॉफी, चाय, शीशम, तो ये शीशम से संबंधित है। ऑप्शन डी। डेलवर्जिया एक बड़ा समूह है जिसमें 100 से 600 जातियां होती हैं। इसकी कुछ महत्वपूर्ण जातियों में शीशम अर्थात रोजवुड और किंगवुड, ट्यूलिपवुड, मनीवुड आदि आते हैं। शीशम या रोजवुड को उसकी गुलाब सी महक के कारण रोजवुड कहा जाता है। प्रश्न 23, मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा पर्ण रूपांतरण होता है? पर्ण रूपांतरण कहाँ? मरुस्थलीय क्षेत्रों में। और किस लिए? पानी की कमी को रोकने के लिए। तो इन्होंने कहा कठोर एवं मोमी पर्ण, बिल्कुल नागफनी देखो ध्यान से, नागफनी के ऊपर मोम जैसा होता है और कठोर होता है उसका पत्ता ऊपर से। लघु पर्ण, बिल्कुल छोटे पत्ते होते हैं उसके अंदर मरुस्थलीय वनस्पति में। पर्ण की जगह कांटे, बिल्कुल नागफनी है, बबूल है, कांटे होते हैं ना बड़े बड़े। तो इसमें तीनों सही है, ऑप्शन बी। डिटेल नीचे दे रखा है। मरुस्थलीय वनस्पतियों में उच्च ताप तथा शुष्क मौसम को सहन करने की क्षमता होती है। ऐसी वनस्पति को मरुद्भिद अर्थात जीरोफाइट वनस्पति कहते हैं। यहाँ पर उगने वाले पौधे गर्म तथा शुष्क जलवायु के साथ समायोजन करने के लिए कई उपाय करते हैं। मरुस्थलीय वनस्पतियों की जड़ें लंबी होती हैं ताकि अधिक गहराई तक प्रविष्ट होकर नमी प्राप्त कर सकें। तने की छाल मोटी होती है। पत्तियां या तो होती ही नहीं हैं और यदि होती भी हैं तो छोटी छोटी तथा मोमी अर्थात वैक्स वाली एवं मोटी होती हैं। उन पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। रोम छिद्र बंद होते हैं ताकि उनसे बाष्पीकरण और बाष्पोत्सर्जन ना हो सके। प्रश्न 24, सूची 1 सूची 2 सुमिलित करना है। वनस्पति का प्रकार, क्षेत्र। अब देखो वनस्पति के प्रकार में दिया है माकवी, फिम्बस, चैपरेल, मेटोरेल। क्षेत्र में है कैलिफोर्निया, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका और चिली। ऑप्शन इसका सही ए है। डिटेल और सही मैचिंग ये दे रखी है। वनस्पति का प्रकार मकवी, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, फिम्बस, दक्षिण अफ्रीका, चैपरेल, कैलिफोर्निया, मेटोरेल, चिली। प्रश्न 25, मैचिंग करनी है भाई। वनस्पति का प्रकार, क्षेत्र। अब यहाँ देखो अधिजीवी वनस्पति बबूल, बेओबाब, देवदार। इधर भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय, सहारा, सवाना। अब देखो ये देवदार ठंडे एरिया का है, कहाँ मिलेगा सोचो। इसका भी ऑप्शन ए सही दिया है।
और सही मैचिंग नीचे दे रखी है। अधिजीवी वनस्पति भूमध्यरेखीय है। बबूल सहारा क्षेत्र में है। बैओबाव सवाना में है। देवदार भूमध्य सागरीय है। प्रश्न 26, पत्ती कूड़ा अर्थात लीफ लिटर किसी अन्य जीवों या बायोम की तुलना में तेजी से विघटित होता है और इसके परिणामस्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपादप एपिफाइट के रूप में पनपकर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिष्ठित होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। ये किसका सबसे अधिक सटीक विवरण है? तो ये है उष्णकटिबंधीय वर्षावन का। ऑप्शन डी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वर्ष भर अधिक तापमान तथा अधिक वर्षा के कारण इस क्षेत्र के वनों में वृक्षों की विविधता होती है। यहाँ अधिपादप भी पाए जाते हैं तथा गिरी हुई पत्तियां तेजी से सड़कर विकसित हो जाती हैं। प्रश्न 27, विश्व के किस वन खंड में सर्वाधिक वनोन्मूलन अंकित किया गया है? यानी सबसे ज्यादा वन कहाँ कट रहे हैं? कोणधारी में, उष्णकटिबंधीय में, पतझड़ी में, ज्वारीय में। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2024 के अनुसार 2020 में विश्व के स्थलीय सतह के लगभग 4.1 बिलियन हेक्टेयर अर्थात 31% क्षेत्र पर वन आवरण है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। सर्वाधिक वनोन्मूलन भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अंकित किया गया है। प्रश्न 28, निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। कटहल, महुआ, सागौन उपरोक्त में से कितने पर्णपाती वृक्ष हैं? पर्णपाती मतलब अपने पत्ते गिरा देते हैं। कौन कौन से हैं इसमें? महुआ, सागौन, कटहल। सागौन को कभी ध्यान से देखा? गर्मियां शुरू होने से पहले सर्दियां जब खत्म होती हैं तो सागौन अपने पत्ते गिरा देता है। महुआ भी पतझड़ लेता है। कौन सा नहीं ले रहा है? कटहल नहीं ले रहा पतझड़। तो दो, महुआ और सागौन। डिटेल देख लेते हैं नीचे। कटहल सदाबहार वृक्ष है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। महुआ एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती है। ये भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाया जाता है। सागौन भी एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष है। सागौन की लकड़ी को यथायित्व व जल प्रतिरोध हेतु महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रश्न 29, निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और उसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस क्षेत्र को द्योतित करता है? अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, किकोरी बेसिन, रियो डी ला प्लाटा बेसिन। तो यहाँ डाउट सिर्फ अमेजन और कांगो में होगा, नीचे वाले तो है नहीं, और इसका सही आंसर बी है, कांगो बेसिन। फरवरी 2023 में यूनैप की वेबसाइट पर प्रकाशित लेख क्रिटिकल इकोसिस्टम्स कांगो बेसिन पिटलैंड्स के अनुसार कांगो बेसिन क्षेत्र में ब्राजील और इंडोनेशिया के साथ विश्व की सबसे बृहद उष्णकटिबंधीय पीठभूमियां हैं। कांगो बेसिन का पीठ दलदली वन क्षेत्र 29 बिलियन टन कार्बन संग्रहित करता है, जो कि लगभग 3 वर्ष के वैश्विक हरित गृह गैस उत्सर्जनों के समकक्ष है। यह बेसिन लगभग 1.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति वर्ष अवशोषित करता है। पीठभूमि एक प्रभावी कार्बन सिंक के रूप में कार्य करती है। यह स्वयं द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से अवशोषित करती है। कार्बन सिंक जलवायु संकट से निपटने और पृथ्वी के स्वास्थ्य के संरक्षण हेतु अत्यावश्यक है, अतः पीठभूमियों के संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।